हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑटोमोबाइल के द्वारा, चाहे वो पेट्रोल इंजन का गाड़ी हो या डीजल इंजन का गाड़ी हो, उसके द्वारा एग्जॉस्ट गैसेस जो रिलीज किया जाता है उसमें कौन कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, साथ ही साथ उस पॉल्यूटेंट का क्या इफेक्ट होता है अपने एनवायरमेंट पर या ह्यूमन हेल्थ पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर किसको कहते हैं और साथ ही साथ भारत स्टेज क्या होता है या भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका मतलब है कि कन्वर्टर का मतलब होता है कि कोई एक प्रोडक्ट को या एक कंस्टिट्यूएंट को दूसरे कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर क्या कह रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक क्या करता है या कैटलिस्ट क्या करता है, तो वो किसी रिएक्शन को या तो स्टार्ट करता है या तो फास्ट कराता है या तो स्लो डाउन कराता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या? तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइसेस है जो एग्जॉस्ट पाइप में, इंजन के एग्जॉस्ट पाइप में लगा हुआ रहता है। देखिए, इंजन के अंदर 4 प्रोसेस होता है, सक्शन, कंप्रेशन, फिर आग लगता है, उसके बाद पावर होता है, एक्सपेंशन और फाइनली एग्जॉस्ट होता है। तो एग्जॉस्ट बल्ब के रास्ते में ही एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ रहता है और उस एग्जॉस्ट पाइप में क्या रहता है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर स्टील का बना हुआ रहता है, वो लगा देते हैं। और उस स्टील बॉक्स के अंदर काफी अलग अलग तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलता, हार्मफुल गैसेस निकलता है, उसको किसी तरह रिएक्शन करा के या उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के उसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करा देता है। तो क्लियर हो गया डिफिनीशन कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के द्वारा जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलता है, जो काफी हार्मफुल रहता है, उसको किसी तरह से लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे डिवाइस को कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं क्या कहता है। कहता है, इट इज अ डिवाइस which is placed in the exhaust pipe which convert the hydrocarbon, carbon monoxide and nitrogen oxide into less harmful gases by using a catalyst। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैटलिस्ट कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एग्जॉस्ट पाइप में लगा हुआ रहता है, विच कन्वर्ट द हाइड्रोकार्बन। देखिए, इंजन के अंदर क्या होता है, फ्यूल में होता क्या है, तो फ्यूल मेनली हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है और जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इंजन से अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी एग्जॉस्ट से रिलीज हो जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर अगर इंजन से जो आउटलेट बल्ब है उससे होते हुए एग्जॉस्ट गैसेस निकलता और उसमें अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, फिर से उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट करा देता है। अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या कर रहा है, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा जो लेस हार्मफुल गैसेस है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर निकल रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में अब आ गया है कि इंजन से जो भी हार्मफुल गैसेस निकल रहा है उसको किसी तरह कन्वर्ट करके लेस हार्मफुल गैसेस में बना दे रहा है। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, और उसमें भी कैटालिटिक कन्वर्टर 2 टाइप का है, एक 2 वे कैटलिस्ट कन्वर्टर, एक 3 वेज कैटालिटिक कन्वर्टर। 2 वे में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए नहीं। और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है कि हाइड्रोकार्बन को भी कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लोग जो अभी कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज करते हैं वो मेनली 3 वे कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज करते हैं। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, द इनसाइड सरफेस ऑफ द स्टील बॉक्स इज कोटेड विद द कैटलिस्ट विच इज यूजुअली प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और ए मिक्सचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस। क्या कह रहा है
कि जो कैटलिस्ट कन्वर्टर आप देखेंगे, जैसे आपको फिगर से भी दिखाएंगे, तो ये मेनली क्या होता है, साइलेंसर के रास्ते में ही लगा हुआ रहता है। उसका आउटर सरफेस आपको जो है स्टील बॉक्स में रहता है, और जब आप इनर सरफेस में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारा लेयर रहता है, जिसमें सेरेमिक का भी लेयर रहता है, बीच में जो पोरस होता है जहां से गैस धीरे धीरे करके पास होता है। उसके पहले जो है एक कह सकते हैं जाली नुमा जो है वो रिड्यूसिंग एलिमेंट लगा रहता है, जो रोडियम का बना हुआ रहता है, ठीक है। फिर बीच में जो है एयर का सप्लाई भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट एक और जाली बना हुआ रहता है जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है, जिसमें प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज किया जाता है। ये काफी महंगा होता है, मतलब ये जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं इस कैटलिस्ट कन्वर्टर में, ये काफी महंगा होता है। इसलिए जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें सबसे महंगा अगर कोई पार्ट होता है तो ये पार्ट होता है। क्लियर है। और अभी गवर्नमेंट का ऐसा नॉर्म्स है जिसमें हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने इंजन का और साइलेंसर का इस तरह से मॉडिफिकेशन करना है कि वो कम से कम पॉल्यूटेंट जो है वह एयर में रिलीज करे। तो अब हर कंपनी के लिए क्या हो गया, एकदम नेसेसरी हो गया कि ये कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या बता रहा है, द इनसाइड सरफेस ऑफ दिस स्टील बॉक्स इज कोटेड विद द कैटलिस्ट विच इज यूजुअली प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और ए मिक्सचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस। कह रहा है द कैटलिस्ट इज अप्लाइड टू ए सेरेमिक सपोर्ट, इसके बीच में एक सेरेमिक का सपोर्ट भी रहता है, और उसके पहले जो है वो रोडियम का जाली नुमा बना हुआ रहता है लेयर, और नहीं तो प्लेटिनम और पैलेडियम का जो है जाली नुमा एक लेयर बना रहता है। आगे कह रहा है द कैटलिस्ट इज एप्लीकेबल टू ए सेरेमिक सपोर्ट विच हैज बीन ट्रीटेड विथ एन अल्युमिनियम ऑक्साइड वाश कोटेड। ठीक है, जिसको सेरेमिक के साथ साथ क्या किए हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है एक कोटिंग, एक लेयर चढ़ा दिए जो पोरस होता है। ठीक है, द रिजल्टिंग पोरस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस फॉर स्टिमुलेटिंग द नेसेसरी रिएक्शन, और वो काफी समय देता है इस जो क्या नाम है आपका, जो कैटलिस्ट है उसके साथ आराम से रिएक्शन करवाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द कैटलिस्ट कन्वर्टर कन्वर्ट द हार्मफुल गैसेस इनटू नॉन हार्मफुल गैसेस, द रिएक्शन आर। अब देखिए पूरा मैकेनिज्म इसको समझिए। पहला, ये स्टील का एक कोटेड सरफेस है या स्टील का एक बॉक्स है। उस स्टील के बॉक्स में क्या है, ये एग्जॉस्ट गैस है जो इंजन से निकल रहा है, तो फ्रॉम इंजन, तो इंजन से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन है। अगर मान लीजिए आप कैटलिस्ट कन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो हाइड्रोकार्बन ऐसे ही एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज होगा। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये देखिए कैटलिस्ट कन्वर्टर में जो आपका इंजन के आउटलेट बल्ब से होते हुए इसमें एंटर किया। अब इसमें क्या है, एक लेयर बना हुआ है, एक जाली बना हुआ है जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ये मेनली रोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आसानी से पास कर जाएगा, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे रिएक्शन हो रहा है यहां ध्यान देंगे, इन रिडक्शन कैटलिस्ट रिएक्शन, मतलब यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स जा रहा है, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है वो इससे पास होते हुए आगे चला जाएगा, पर इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाएगा और क्या करेगा, यहां अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रोडियम का हम लोग रिड्यूसिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्डिंग है उसको अलग कर देता है। बात समझ में आ रहा है। फिर यहां पर जो है एक सेरेमिक का पोरस लेयर बना हुआ है, जिससे फिर गैस जो है फिल्टर होते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहां पर एक और लेयर है जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, जो मेनली प्लेटिनम का या पैलेडियम का यूज किया जाता है। अब जो हाइड्रोकार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन ऑक्सीडेशन
कैटलिस्ट रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ, देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो रिडक्शन वाले में देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंबाइन होगा। तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो काफी कम हार्मफुल गैसेस है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कितना आसान काम कर दिया कैटलिक कन्वर्टर। अगर हम लोग नहीं लगाते, इंजन से डायरेक्ट एग्जॉस्ट पाइप से निकलता, तो सोचिए कितना खतरनाक गैस हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। पर अब हर एक गाड़ी में, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सारे में है कैटलिक कन्वर्टर लगा दिया जाता है, जिससे कि हार्मफुल गैसेस को कम से कम किया जाता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो है कैटलिक कन्वर्टर समझ में आ रहा है। रिएक्शन बड़ा अच्छा से याद रखेंगे कि रिडक्शन कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन, बस ये याद रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए 3 हार्मफुल गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर 3 हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अरेंजमेंट रखेंगे तो उसको 3 वे कैटलिक कन्वर्टर कहेंगे। अगर मात्र हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज करेंगे तो उसको 2 वे कैटलिक कन्वर्टर करेंगे। तो अभी मोस्टली जो कन्वर्टर यूज करते हैं वो 3 वे करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी हो, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। ऑलरेडी एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जो कम हार्मफुल गैसेस है। और वाटर वेपर, इसलिए आप देखते होंगे किसी किसी इंजन में उसके साइलेंसर से थोड़ा पानी टपकते रहता है, तो वही कन्वर्सन के कारण हो रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है फिर ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा कैटलिक कन्वर्टर समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत स्टेज क्या होता है। तब तक आप फटाफट इसको नोट कर लेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर में इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है विद फिगर, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड क्या है। तो देखिए हर एक ऑटोमोबाइल से काफी मात्रा में जो है वह पॉल्यूटेंट एग्जॉस्ट गैस के माध्यम से रिलीज किया जाता है इस एटमॉस्फेयर में। तो ऑटोमोबाइल कितना कोई पॉल्यूटेंट को रिलीज करवाएगा एग्जॉस्ट गैसेस में, उसके लिए बहुत सारा नॉर्म्स पहले से ही मौजूद था। लगभग 1991 के आसपास जो है नॉर्म्स था, उसमें मास इमिशन नॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, ज़्यादा 4 व्हीलर का यूज़ होने लगा, ऑटोमोबाइल का यूज़ होने लगा, तो अपने पूरे इन्वायरमेंट में ऑटोमोबाइल भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। तो 2000 में भारत स्टेज नॉर्म्स आया। भारत स्टेज नॉर्म्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा नियम कानून जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय या कह सकते हैं एक सेक्टर आता है जिसको हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जो भारत सरकार के अधीन आता है। तो वो जो संस्था है उन्होंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बनाया, एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि कोई ऑटोमोबाइल जो है वह कितना पॉल्यूटेंट इंजन से या एग्जॉस्ट से रिलीज कर सकता है। तो सबसे पहला जो उस पर काम करने के लिए आया था वो भारत स्टेज था, जिसको हम लोग पहले इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन 2000 के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग भारत स्टेज 1 कहते हैं। और इसका पूरा जो ढांचा है, इसका पूरा का पूरा जितना भी चीज उसमें रेगुलेट है, वो सारा का सारा यूरोप से लिया गया हुआ है। इसलिए हमारा जितना भी भारत स्टेज का नॉर्म्स है वो पूरा का पूरा यूरोप के नॉर्म से मैच करता है, क्योंकि हम लोग उसी के सारे नॉर्म्स को क्या किए हैं, अडॉप्ट कर लिए। तो है क्या भारत स्टेज,
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत स्टेज एक तरह का ऐसा कानून है, एक ऐसा नियम है कि कोई भी ऑटोमोबाइल कितना पॉल्यूटेंट जो है वह इंजन से या साइलेंसर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रहा है, भारत स्टेज जिसको हम लोग बीएस के नाम से जानते हैं, तो भारत स्टेज नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट इमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स। क्या कह रहा है कि भारत स्टेज एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है और उसका मेन काम होता है कि कोई भी व्हीकल के द्वारा कितना एयर पॉल्यूटेंट को रिलीज किया जाए। देखिए, जब भी फ्यूल चलेगा तो फ्यूल के कंबशन के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गैस बाहर जाएगा, पर हम लोग इंजन में इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दे, फ्यूल में इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दे कि जो पॉल्यूटेंट है उसका मात्रा कम से कम रिलीज हो। तो उसी के लिए ये भारत स्टेज आया है। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, the norms set the limit for the release of air pollutant such as nitrogen oxide, carbon monoxide, hydrocarbon, particulate matter and sulfur oxide from the IC engine। क्या कह रहा है कि भारत स्टेज में, जैसे भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 और अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है, तो अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है। तो जब भारत स्टेज 1 चल रहा था उस समय उसके नॉर्म्स में लिखा हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी इंजन इतना रिलीज कर सकता है, सल्फर ऑक्साइड इतना रिलीज कर सकता है, हाइड्रोकार्बन इतना रिलीज कर सकता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भारत स्टेज बढ़ते जा रहा है, अभी भारत स्टेज अगर 6 आप देखेंगे तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज होगा, मतलब 1 किलोमीटर में कितना ग्राम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज किया जा सकता है, 1 किलोमीटर में कितना जो है सल्फर ऑक्साइड रिलीज किया जा सकता है, 1 किलोमीटर में कितना ग्राम जो है या मिलीग्राम जो है वो हाइड्रोकार्बन रिलीज किया जा सकता है, वो 2000 में जब नॉर्म्स बना था और 2020 में जब BS6 आया तो दोनों में आपको काफी अंतर दिखेगा। हो सकता है BS1 में आपको देखने को मिलेगा कि 1 किलोमीटर का अगर गाड़ी चलेगा तो उससे हो सकता है कि 150 मिलीग्राम का जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो, पर अगर BS आप 6 ले लेंगे तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर में जो है वह 10 मिलीग्राम ही अब रिलीज हो। तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है कि कोई भी ऑटोमोबाइल जो पॉल्यूटेंट रिलीज कर रहा है उसका कितना मात्रा वो रिलीज करे। अब उसके लिए क्या करना होगा, उस कार कंपनी को अपने इंजन में मॉडिफिकेशन करना होगा, साइलेंसर में मॉडिफिकेशन करना होगा, इवन फ्यूल में मॉडिफिकेशन करवाना होगा। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे इंजन में मॉडिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं फ्यूल में भी उसके आधार पर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो भारत स्टेज यही बताता है कि कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने इंजन से कितना अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट को रिलीज करने दे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि भारत स्टेज 2000 में लागू किया गया था जो यूरोप से लिए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका जो है, देखिए पहला जो है इंडिया 2000 के नाम से जाना जाता था जिसको हम लोग BS1 कहते हैं। एक्चुअली BS1 करके कुछ नहीं था, इंडिया 2000 को BS1 कहते हैं। ठीक है, ये यूरोप से लिया गया है जो इसका रेफरेंसेस है। डेट कब इसको यूज किया गया था, कब लागू किया गया था, तो 2000 में, और इसको पूरा नेशन वाइड सारे जगह में इंप्लीमेंट किया गया था। क्लियर है। उसी तरह धीरे धीरे स्टेज बढ़ते गया और भारत 4 के बाद भारत 5 आने वाला था, भारत 4 के बाद भारत 5 आने वाला था। पर 2017 के आसपास जो है दिल्ली या NCR के आसपास काफी मात्रा में पॉल्यूशन होने लगा था। इवन जो मेट्रो सिटीज है पूरे वर्ल्ड में, जो 15 सिटीज का नाम आया था कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट, उसमें से 14 सिटी तो अपने इंडिया का ही था। तो भारत 5 लाने, अगर भारत 5 आता तो उसमें जो नॉर्म्स था और भारत 6 में जो नॉर्म्स था, तो भारत 5 में क्या था कि अगर हम भारत 5 को अडॉप्ट करते तो काफी मात्रा में और पॉल्यूटेंट रिलीज होता। तो चूंकि वर्ल्ड में जो पॉल्यूशन में हम लोग काफी आगे चले गए थे, तो इसलिए क्या किया, भारत 5 को स्किप कर दिया गया। क्योंकि अगर भारत 5 में हम लोग, जैसे मान लीजिए कि भारत 5 में कार्बन का जो
किलोमीटर पर ग्राम या मिलीग्राम था, मान लीजिए 20 है, तो भारत 6 में जाएंगे तो हो सकता है वो 10 हो जाए। तो सोचिए अगर भारत 5 को हम यूज करते तो वहां पर 1 किलोमीटर में 20 मिलीग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने का परमिशन था, पर अगर भारत हम 6 यूज करते तो हो सकता है 10 मिलीग्राम पर किलोमीटर यूज होता है। तो हम लोग क्या किए, भारत 5 को स्किप कर दिए, क्योंकि अगर हम उसको अडॉप्ट करते तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए, भारत 6 का यूज किए, क्योंकि भारत 6 ऑलरेडी यूरोप में काम कर रहा था। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि द नॉर्म्स सेट द लिमिट फॉर द रिलीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर। मतलब भारत स्टेज क्या करता है, एक नियम बना दिया है कि कोई गाड़ी कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या पार्टिकुलर मैटर को रिलीज कर सकता है। द भारत स्टेज नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन यूरो नॉर्म्स, जिसको हम लोग यूरोपियन इमिशन नॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में। इससे पहले जो था वो मास इमिशन के नाम से चलता था, मास इमिशन नॉर्म्स, जो 1991 के आसपास था। क्लियर है? अब देखिए है क्या, तो भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स कब, कैसे, कहां लागू किया गया वो उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला इंडिया में ये जो स्टैंडर्ड था उसका नाम था इंडिया 2000, और नहीं तो इसी को हम लोग भारत स्टेज 1 कहते हैं। इसका जो रेफरेंसेस है कि उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का किसी ऑटोमोबाइल से जो रिलीज हो रहा है, तो उसका पूरा का पूरा रेफरेंसेस हम लोग जो है यूरोप के नॉर्म्स के आधार पर लिए थे। तो यूरोपियन या यूरो नॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जिसको यूरोपियन इमिशन नॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि इंडिया 2000, इसी को भारत स्टेज 1 कहते हैं, जिसका रेफरेंसेस यूरो 1 है, और इसको हम लोग इंप्लीमेंट किए थे 2000 में पूरे नेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भारत स्टेज 2 आया, जिसको हम लोग यूरो 2 कहते हैं, उसको 2001 में इंप्लीमेंट किया गया, और उसको मेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, उसमें लागू किया गया था। फिर 2003 में, मतलब 2001-2002 तक जो है वो सिर्फ जो बड़े बड़े शहर है उसी में यूज होता था, और 2003 में क्या हो गया, एनसीआर तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हो ही गया, साथ ही साथ 13 सिटीज को और उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। फिर 2005 में क्या किया, भारत स्टेज 2 को पूरा नेशन वाइड जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लागू करवा दिया गया। ठीक है, मतलब भारत स्टेज 2 में क्या था कि जो पेट्रोल का गाड़ी है या डीजल का गाड़ी है, 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो उससे कितना मिलीग्राम जो है पॉल्यूटेंट रिलीज होगा, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, पार्टिकुलर मैटर हो, सल्फर ऑक्साइड हो, उसका कितना परसेंटेज होगा या कितना मिलीग्राम होगा, या ग्राम के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। उसी तरह डीजल इंजन के द्वारा जो है वो कितना जो है पॉल्यूटेंट को रिलीज किया जाएगा, वही भारत स्टेज 2 में था। फिर नेक्स्ट भारत स्टेज 3 को जो है, जिसका रेफरेंसेस यूरो 3 है, वो 2005 में इंप्लीमेंट किया गया। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, क्योंकि पॉल्यूशन का रेट बढ़ते जा रहा था, तो ये जो पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा था किसी भी ऑटोमोबाइल से, उसका परसेंटेज को भी तो हमको कम करना था। तो फिर हम लोग क्या किए, भारत स्टेज 3 को लेकर आए, कब, 2005 में। सबसे पहला ये एनसीआर मतलब दिल्ली में और 13 सिटीज में लागू हुआ। फिर 2010 में क्या किया, इसको पूरा नेशन वाइड ही हम लोग इसको लागू करवा दिए। फिर भारत स्टेज 4 जो है, यूरो 4 रेफरेंसेस हम बता दे रहे हैं कहां से लिए, तो यूरो 4 से, क्योंकि हम लोग का सारा जो भारत स्टेज इमिशन है वो यूरोप इमिशन नॉर्म्स के आधार पर ही है, तो यूरो 4 के नाम से जाना गया। 2010 में इसको वापस एनसीआर में और 13 सिटीज में यूज किया गया या इंप्लीमेंट किया गया, और फिर 2015 से 2017 के बीच में जो है इसको नेशन वाइड ही यूज करना। तो 2017 से लेके 2000 तक आप नोटिस किए थे कि भारत स्टेज 4 का जो है वो गाड़ी बिकता था, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। पर 1 अप्रैल 2000 को जो है गाड़ी का मॉडिफिकेशन किया, फ्यूल का मॉडिफिकेशन किया, और वहां से भारत स्टेज 6 आया, जिसको यूरो 6 के नाम से जाना जाता है।
1 अप्रैल 2020 को। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे कंट्रीज में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। आपको बताएं कि भारत स्टेज 5 को हम लोग क्यों स्किप किए, क्योंकि पॉल्यूशन रेट काफी बढ़ रहा था 2015-17 के आसपास। और अगर हम लोग यूरो 4 मतलब हम लोग भारत स्टेज 4 को यूज करते तो जो पॉल्यूशन का रेट है वो और ज्यादा बढ़ते जाता ऑटोमोबाइल के द्वारा। क्योंकि आप नोटिस किए थे कि दिल्ली में काफी एयर पॉल्यूशन बढ़ने का भी कारण जो है वो ऑटोमोबाइल था। इसलिए वहां के सरकार केजरीवाल को क्या करना पड़ा, ऑड इवन का फॉर्मूला लगाना पड़ा कि इवन वाला गाड़ी अगर MWF में चलेगा तो ऑड वाला गाड़ी जो है वो TTS में चलेगा। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर 100 गाड़ी है जिसके नंबर में 246 है तो ये इवन हो गया, जिसके लास्ट नंबर में 359 है वो ऑड हो गया। तो हो सकता है कि मंडे के डेट में अगर 100 गाड़ी में से हो सकता है 50 इवन हो, 50 ऑड है, तो उस दिन सिर्फ 50 ही गाड़ी जो है रोड पर रहेगा, तो उससे पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो दिल्ली सरकार क्या किया, ऑड इवन का रूल लगाया जिससे कि पॉल्यूशन रेट को कम किया जा रहा है। तो सोचिए आज की डेट में पॉल्यूशन काफी बढ़ चुका है और इसीलिए हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ रहा है कि इससे ज्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि 2000 आपका भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 में पेट्रोल इंजन के गाड़ी में और डीजल इंजन के गाड़ी में 1 किलोमीटर में कितना मिलीग्राम या ग्राम जो है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलर मैटर या सल्फर ऑक्साइड रिलीज होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका क्वेश्चन भारत स्टेज के बारे में आता है तो आप आसानी से इतना सारा बात लिख सकते हैं और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि चार्ट को आप याद कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।